Welcome back, students. We are back again. This is lecture number 2 of class 9 science physics, and the chapter in progress is laws of motion. In my previous class of laws of motion, I stated you all the 3 laws of motion: first law, second law and third law. Do you remember what were these laws? The first law, which stated that any body in rest or motion will maintain its state of rest or motion unless until it is acted by some external force. And what was Newton's second law? It stated that the force acting on any body, is equal to what? Is directly proportional to rate of change of momentum. And what was momentum? The product of mass and velocity is called as momentum of the body. Now, in this section, and there was one more law, third law, which stated that every action has equal and opposite reaction. कोई भी एक्शन होगा तो उसको बराबर और एक जैसा रिएक्शन जरूर होगा. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो आइए हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर में आगे कि हमें क्या पढ़ना है. लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन किया था. यहाँ अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले आप ये जानिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है. तो सेकंड लॉ कहता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो mv is your final momentum, mu is your initial momentum divided by time. So force is directly proportional to rate of change of momentum. Now from here, force is directly proportional to taking m as common from here. अगर हम यहाँ से m common निकाल दें तो हमारे पास बच जाएगा v minus u by t. तो बच्चों आप सबको पता है कि v minus u by t क्या होता है? ये होता है acceleration. So force is directly proportional to acceleration. यहां से जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एंड दिस कांस्टेंट इज मास. सॉरी, यहाँ m है, ma है. दिस कांस्टेंट इज k into m into a. फिर बाद में हम इस k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं. एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो k का वैल्यू 1 आ जाता है और हमारे पास एक फुल फ्लेज फॉर्मूला मिलता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लॉ से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है. और इसके एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि व्हेनेवर एनी बॉडी इज अप्लाइड विद सम फोर्स देन द बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में आ जाता है एक्सेलरेशन. और बॉडी एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में होता है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया हो. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि फोर्स क्या है. फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स. पहले लॉ हमें बताते हैं कि फोर्स है क्या. तो फोर्स ऐसा कोई एजेंट है जो चेंज लाता है. चेंज किसमें? तो स्पीड में, मोशन में, शेप में, साइज में, डायरेक्शन में. लेकिन सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स कितना मात्रा में होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज योर सेकेंड लॉ. ये सेकेंड लॉ क्या कहता है? आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सेकेंड लॉ है तो इसका एप्लीकेशन क्या है. लेकिन एप्लीकेशन पे आने से पहले मैं एक टर्म और डिफाइन करूंगा जो यहां से आ रहा है. तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. तो देखिए फोर्स ये रहा, मास, एक्सेलरेशन क्या हुआ? v माइनस u बाई t. तो अगर हम इस t को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो f इंटू टी इज इक्वल टू क्या मिला? mv माइनस mu. एंड व्हाट इज mv माइनस mu? इट इज कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम. इसको तो हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम. किसको? mv माइनस mu को. और ये f इंटू टी क्या है? दिस f इंटू टी इज कॉल्ड एज इम्पल्स. इस f इंटू टी को हम इम्पल्स कहते हैं जो कैपिटल I से डिनोट होता है.
हर बॉडी का इम्पल्स जो है वो फिक्स्ड रहता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है या कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका इम्पल्स जो है वो फिक्स्ड रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। और ये इम्पल्स कहाँ से आया है? इम्पल्स हमारे पास आया है सेकेंड लॉ से। तो हम जो भी इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे वो सीधा इम्पल्स से दिखाएंगे कि इम्पल्स क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, आपको हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल देते हैं और कॉमन एग्जाम्पल से इनको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर इस पेन को कैच करना है जो अभी ऊपर गया है, तो जब ये पेन को हम कैच करते हैं तो हमारा हाथ अपने आप नीचे आ जाता है। तो ये हमारा हाथ नीचे क्यों आ जाता है? या कोई फील्डर जो क्रिकेट खेल रहा हो, आप सबने क्रिकेट खेला होगा, तो जब फील्डर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को नीचे लाता है। वो अपने हाथ को नीचे क्यों लाता है? तो वो अपने हाथ को नीचे इसलिए लाता है क्योंकि उसका इम्पल्स तो फिक्स है, F × T। अगर वो नीचे लाने में इस टाइम को बढ़ा दे तो F जरूर उसका कम हो जाएगा, यानी कि बॉल का जो फोर्स हाथों पे लगेगा वो घट जाएगा। इस तरह से उसके हाथ को चोट नहीं लगेगा, वो आराम से बॉल को पकड़ पाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम कोई शीशे वाला सामान लेते हैं, जैसे कोई कप वगैरह लेते हैं, तो जो दुकानदार होता है उसको पेपर में लपेट देता है। तो उसको पेपर में क्यों लपेट देता है? ताकि वो गिरे तो टूटे नहीं। तो गिरने पे बिना पेपर का लपेटा हुआ टूट जाता है, ये क्यों नहीं टूटता? तो इसके पीछे भी वही कारण है कि अगर पेपर के साथ वो गिरेगा तो पेपर से जो फोर्स होगा वो पहले जमीन से पेपर में पहुंचेगा, फिर पेपर से वो कप ग्लास में पहुंचेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है, और अगर टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है, इसलिए वो नहीं टूटता। तीसरा इलस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और बैटिंग कर रहे होते हैं, तो बैटिंग के वक्त में हम क्या करते हैं या बैट्समैन क्या करता है? वो कोशिश करता है कि बैट को बॉल से जितनी तेजी से हो सकता है वो हिट करे, क्योंकि अगर वो तेजी से हिट करेगा तो क्या होगा? तो उस केस में बॉल बहुत तेजी से भागेगा। यानी कि अगर बैट और बॉल के बीच का टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है तो टाइम के कम होते ही फोर्स बढ़ जाता है। अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, और अगर टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। तो ऐसे केस में जब फोर्स बढ़ जाएगा तो बॉल बहुत ही तेजी से भागेगा, क्योंकि बॉल पे लगने वाला जो अप्लाइड फोर्स है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह के इलस्ट्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे, और ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इनका असर किस तरह से होता है। याद रखिए, इन फॉर्मूले से ओरिएंटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर में होगा जो आपको बनाना होगा। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ से थोड़ा सा हटता हूं और पहुंचता हूं न्यूटन थर्ड लॉ पे, कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। आप सबको इसका डेफिनेशन पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर मैं इस दीवार पे मुक्का मारूंगा तो चोट मुझे भी लगेगा। तो मुझे क्यों चोट लगा? मैंने तो मारा उसको था, तो चोट मुझे क्यों लगा? तो न्यूटन का एक नियम यहाँ पे आता है थर्ड लॉ, और ये कहता है कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को जो एक के बदले में लगता है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? रिएक्शन फोर्स। यानी कि अगर कहीं पे भी कोई फोर्स लगेगा तो उसके बदले में कोई दूसरा फोर्स जरूर लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। तो बच्चों, न्यूटन का कहना था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो होता ही होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि न्यूटन के 3 लॉज हो गए हैं। अब हम थर्ड लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ये थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है, कहां कहां पे हमें देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए, अगर हम किसी बोर्ड से जंप करते हैं, अगर बोर्ड किनारे पे लग गया और हम बोर्ड से जंप करें तो हम पाते हैं कि बोर्ड पीछे की ओर मूव कर जाता है। तो हम तो जंप आगे हुए, बोर्ड पीछे क्यों गया? तो हमने जंप करने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड ने हम पे फोर्स लगाया, और हमने फिर रिएक्शन में बोर्ड पे फोर्स लगा दिया। यानी कि एक्शन का रिएक्शन हो गया और बोर्ड पीछे को चला गया। अगर हम और एग्जाम्पल देखें, तो जैसे बंदूक से गोली निकलता है तो गोली आगे को जाता है लेकिन बंदूक पीछे को जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिक्वाइलिंग ऑफ गन। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज रिक्वाइलिंग ऑफ गन, यानी कि गन का पीछे की ओर मुड़ जाना। तो जब भी बुलेट आगे को निकलता है तो गन पीछे को रिक्वाइल कर जाता है। या किसी टैंक से
जब गोला छूटता है तो टैंक पीछे की ओर झटका खाता है। ठीक इसी फॉर्मूले पे हमारा सैटेलाइट भी काम करता है, जो सैटेलाइट हम लोग आसमान में भेजते हैं। सैटेलाइट्स में बर्न होता है फ्यूल, और फ्यूल नीचे की ओर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, और उसी से वो सैटेलाइट से उसके रिएक्शन फोर्स सैटेलाइट पे लगता है और सैटेलाइट ऊपर हो जाता है। ये आपने दिवाली के रॉकेट में भी देखा होगा, जब रॉकेट चलता है तो नीचे की ओर धुआं, गर्म धुआं निकलता है। ये गर्म धुआं नीचे की ओर जाता है और नीचे से उस रॉकेट पे फोर्स लगता है और रॉकेट ऊपर को चला जाता है। तो ये बेसिक फंडा है, आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आधारित है वो। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ सिस्टम जिसके अंदर दो या दो से अधिक बॉडीज हो, तो उन सारे बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर कब? व्हेन नो एडिशनल और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अगर उस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स अगर बाहर से नहीं लग रहा है, तो फिर क्या होगा? उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट, कोई असर नहीं होगा। यानी कि वो उसका मोमेंटम उतने का उतना ही रहेगा जितना कि पहले मोमेंटम था। तो व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स? It states that the net force acting on a system, if the net force acting on a system or if the external force acting on the system is zero, then the total momentum of the system remains conserved. यानी कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m1 और ये u1 के स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी है जिसका मास है m2 और ये u2 के स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ये दोनों बॉडी टकरा जाए यानी कि कोलाइड कर जाए, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये बॉडी जो m1 मास का था, मान लो कि वो v1 के स्पीड से मूव करने लगा, और जो दूसरा बॉडी m2 के मास का था वो v2 के स्पीड से मूव करने लगा। तो चूंकि यहाँ बाहर से कोई फोर्स काम नहीं किया है, फोर्स एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, बाहर से कोई फोर्स यहाँ काम नहीं किया, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो शुरू में मोमेंटम था दोनों का, वो बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि वो बाहर के मोमेंटम के बराबर होगा। शुरुआत का मोमेंटम जैसे हम कहेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे डिफाइंड है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही हमारा मोमेंटम होता है। तो इस तरीके से टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर चलता है। यही कहता है क्या? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे अगर एक जगह पे हमारे पास बंदूक भी था, उसमें गोली भी था, अगर इस बंदूक के अंदर से कोई गोली निकलता है, कोई बुलेट निकलता है, तो बुलेट का मास अगर m1 है और बंदूक का मास m2 है, तो क्या होगा? बाद में ये बुलेट तो अलग चला गया और बंदूक अलग चला गया। बंदूक इधर को मूव कर जाता है, गोली इधर को मूव कर जाता है। तो मान लो कि बुलेट का वेलोसिटी v1 था और बंदूक का रिकॉइलिंग v2 है। तो पहले क्या होगा? पहले का मोमेंटम है m1 प्लस m2 इंटू 0, जो इक्वल हो जाएगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। पहले ये दोनों कंबाइंड था तो दोनों का मास कंबाइंड, रेस्ट पे था इसलिए मल्टीप्लाई विद 0, और ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाइड होता है, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और इसके बेसिस पे आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट बच गया जो आपको ट्राई करना है। अगर कोई दिक्कत आता हो तो आप मुझसे वो पार्ट पूछ सकते हैं कि वो कैसे बनेगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए और कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने का आपको प्रयास करूंगा।
तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, और प्रयास ये भी होना चाहिए हम लोगों का कि सारे लॉस को ओबे करते हुए वेट करें कि स्कूल्स कब खुलते हैं, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकें। टिल देन, टेक केयर, बाय।